यह छवि कक्षा 7 इतिहास मुगल साम्राज्य अध्याय 5 के एक प्रश्न पत्र को दर्शाती है। नीचे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं। 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। संख्या। कथन। सही उत्तर क। घाघरा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंद्वी था नुसरत खां। बेलगांव का युद्ध हुआ था 1540 ई. में। ग। जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड दिया था। घ। राजपूत शासकों में प्रताप सिंह ने मुगल सम्राटों के साथ संधि नहीं की थी। ग। अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे मालिक अंबर। 2. निम्नलिखित कथनों में कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। क। कथन। मुगलों को तैमूर के वंशज के रूप में गर्व था। उपयुक्त व्याख्या। व्याख्या 2. तैमूर ने कभी उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा किया था। कारण, मुगलों को अपनी वंशावली पर गर्व था, क्योंकि तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। ख। कथन। हुमायूं को एक समय भारत छोड़कर चले जाना पड़ा था। उपयुक्त व्याख्या। व्याख्या 2. वो शेर खां शेरशाह सूरी से युद्ध हार गया था। कारण, 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। ग। कथन। महेश दास का नाम बीरबल हुआ। उपयुक्त व्याख्या। व्याख्या 2. वह काफी बुद्धिमान था। कारण, महेश दास को उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य के कारण अकबर ने बीरबल की उपाधि दी थी और वो उनके नवरत्नों में से एक थे। घ। कथन। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल के समुद्री व्यापार में उन्नति हुई। उपयुक्त व्याख्या। व्याख्या 3. बंगाल में व्यवसाय कर माफ कर दिया था। कारण, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय करों में छूट देना समुद्री व्यापार की उन्नति का सीधा कारण है। कथन। अकबर के शासनकाल में जरीब की पद्धति को जावत कहा जाता था। उपयुक्त व्याख्या। व्याख्या 3. जावत का अर्थ हुआ भूकर निर्धारण करना। कारण, अकबर की राजस्व प्रणाली दहसाला बंदोबस्त में जमीन की पैमाइश जरीब के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की प्रक्रिया को जब्त या जावत कहा जाता था। हाँ, मैं कक्षा 7 के इतिहास विषय अध्याय 5 मुगल साम्राज्य पर आधारित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर केवल हिंदी में और संक्षेप में 30-40 शब्दों में प्रदान कर सकता हूं। मुगल साम्राज्य - प्रश्नोत्तर। क। मुगल अपने को क्यों बादशाह कहते थे? मुगल अपने को बादशाह इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक उच्च और प्रतिष्ठित उपाधि थी जो सर्वोच्च संप्रभुता को दर्शाती थी। बादशाह का अर्थ है शासकों का राजा या महान राजा। ये उपाधि उन्हें ईरानी और मध्य एशियाई शासकों की परंपरा से मिली थी, जो उनकी शक्ति और स्वतंत्रता पर जोर देती थी। ख। हुमायूं अफगानों से क्यों हार गए थे? हुमायूं की हार का मुख्य कारण शेरशाह सूरी जैसे सक्षम अफगान नेताओं का उदय और मुगल सेना में एकता की कमी थी। चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्धों में हुमायूं की सेनाएं अफगान रणनीति और सैन्य बल का मुकाबला नहीं कर सकीं, जिसके कारण उन्हें भारत से निर्वासित होना पड़ा। ग। औरंगजेब के शासनकाल में क्यों मुगलों के अभिजात्य वर्ग के बीच खींचतान बढ़ गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन में मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण मनसबदारों अभिजात वर्ग की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इससे मनसब और जागीरें प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई, जिससे मुगलों, ईरानियों, तुरानियों और मराठों के बीच आपसी खींचतान और गुटबाजी में वृद्धि हुई। घ। उलह-ए-इल क्या है? उलह-ए-इल संभवतः सुलह-ए-कुल सुली कुल का त्रुटिपूर्ण उल्लेख है, जो अकबर द्वारा प्रतिपादित एक सार्वभौमिक शांति का विचार था। इसका उद्देश्य सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता, न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करना था, जिससे साम्राज्य में एकता बनी रहे। ङ। मुगलों के प्रशासन में सूबा का परिचय दो। मुगलों के प्रशासन में सूबा साम्राज्य की एक प्रांतीय प्रशासनिक इकाई थी। प्रत्येक सूबा का नेतृत्व एक सूबेदार करता था, जिसे राजनीतिक और सैन्य दोनों प्रकार के कार्य सौंपे जाते थे। सूबा को आगे सरकार, परगना और ग्राम में विभाजित किया जाता था, जो एक संगठित और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का आधार था। कक्षा 7 इतिहास मुगल साम्राज्य। 1. पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध और घाघरा के युद्ध की तुलना करें। पानीपत के प्रथम युद्ध में यदि मुगल विजयी न होते तो उत्तर भारत पर कौन शासन करते? कंपेयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खनवा एंड द बैटल ऑफ घाघरा।
If the Mughals hadn't won the first battle of Panipat, who would have ruled North India? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 और घाघरा का युद्ध 1529 बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे। युद्ध, वर्ष, पक्ष किसके बीच? परिणाम, महत्व। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ई, बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत। बाबर की जीत, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध 1527 ई, बाबर और राणा सांगा, मेवाड़। बाबर की जीत, भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक नींव मजबूत हुई। यह लड़ाई राजपूत शक्ति को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण थी। घाघरा का युद्ध 1529 ई, बाबर और अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में। बाबर की जीत, यह लड़ाई बाबर की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसने उत्तरी भारत में उसकी स्थिति को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया, खासकर अफगानों की शक्ति को कमजोर करके। यदि मुगल विजयी न होते, यदि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मुगल बाबर विजयी न होते तो उत्तर भारत पर इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत लोदी वंश का शासन जारी रहता। हालांकि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी, इसलिए राजपूतों विशेषकर राणा सांगा के नेतृत्व में और अफगानों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहता और शायद इब्राहिम लोदी का शासन भी लंबे समय तक स्थिर न रह पाता। 2. शेरशाह के प्रशासन में कौन कौन सी मानवतावादी बातों का परिचय मिलता है? लिखो। What humanitarian aspects are reflected in शेरशाह's administration? Write them. शेरशाह सूरी का प्रशासन जनकल्याण और मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उसके प्रशासन की मुख्य मानवतावादी बातें निम्नलिखित हैं। सराय और सड़कें, सड़के आजम। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों का विशाल नेटवर्क बनवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड सड़के आजम थी। इन सड़कों पर हर 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर यात्रियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के विश्राम के लिए सराय विश्राम गृह बनवाए। इन सरायों में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती थीं। न्याय व्यवस्था, शेरशाह ने एक सख्त और निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापित की। वो कहता था कि न्याय सबसे उत्कृष्ट धार्मिक कर्तव्य है और वो स्वयं भी न्याय करता था। छोटे से छोटे किसान को भी न्याय सुनिश्चित किया गया, जिससे गरीबों को राहत मिली। भूमि सुधार और किसानों का हित, उसने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। उसने भूमि की माप कराई, पट्टा किसानों को दिए जाने वाले दस्तावेज और कबूलियत किसानों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज की व्यवस्था शुरू की। इससे किसानों को अपने अधिकार और देय करों की स्पष्ट जानकारी मिली। संकट के समय वो लगान कम कर देता था। व्यापार की सुरक्षा, उसने व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। उसने सड़कों पर डाका डालने वालों को कठोर दंड दिया। चिकित्सा और सहायता, उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की थी। 3. मुगलों की राजपूत नीति में क्या क्या समानता और असमानता है? विश्लेषण करें। What were the similarities and differences in the Mughals' Rajput policy? Analyze. मुगलों की राजपूत नीति में समय के साथ बदलाव आया, लेकिन ये मूल रूप से सामंजस्य, समानता और आधिपत्य असमानता का मिश्रण थी। समानता, सामंजस्य और सहयोग। विवाह संबंध, मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। यह संबंध राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण का एक साधन बना। उच्च पद प्रदान करना, मुगलों ने कई राजपूत राजाओं को मुगल प्रशासन में उच्च मनसबदारी पद दिए। उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया गया। धार्मिक सहिष्णुता, अकबर की नीति में धार्मिक सहिष्णुता को महत्व दिया गया। राजपूतों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता थी और उन्हें जजिया कर से छूट दी गई। स्थानीय स्वायत्तता, राजपूत राजाओं को अक्सर अपने राज्यों में आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे मुगल सत्ता को स्वीकार करें और समय पर राजस्व दें। असमानता, आधिपत्य और अधीनता। सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति, राजपूतों को मुगल बादशाह की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ती थी। ये एक अधीनता का संबंध था, जहां मुगल सम्राट अंतिम शासक था। सैन्य सेवा, राजपूत राजाओं को मुगल साम्राज्य की ओर से सैन्य सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थीं। उन्हें अपनी सेना के साथ मुगल अभियानों में शामिल होना पड़ता था। मुगल दरबार में उपस्थिति, राजाओं को समय समय पर मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, जो उनकी अधीनता को दर्शाता था।
जबरन अधिग्रहण, जो राजपूत शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, जैसे मेवाड़ के राणा, उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती थी। विश्लेषण। मुगलों की राजपूत नीति अकबर के समय में समानता और सहयोग पर अधिक केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य राजपूतों को शक्तिशाली सहयोगी बनाना था। बाद में औरंगजेब के शासनकाल में यह नीति बदल गई और धार्मिक असहिष्णुता तथा राजपूतों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप के कारण टकराव और असमानता बढ़ी। इस नीति का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य शक्ति को मजबूत करना था। 4. दक्कन के आक्रमण का मुगल शासन पर क्या प्रभाव पड़ा था? What was the impact of the Deccan campaign on Mughal rule? दक्कन दक्षिण भारत पर मुगल आक्रमण, विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल में, मुगल साम्राज्य पर गहरा और मुख्यतः नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राजकोष पर बोझ। दक्कन में लंबे समय तक चले युद्धों, लगभग 25 वर्ष के कारण मुगल साम्राज्य का राजकोष खाली हो गया। सेना के रखरखाव, युद्ध सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। सैन्य और प्रशासनिक थकावट। दक्कन में लगातार लड़ाइयों ने मुगल सेना और प्रशासन को थका दिया। इस लंबी दूरी के युद्ध के कारण उत्तर भारत के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की उपेक्षा हुई। मनसबदारी संकट। लगातार युद्धों के कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन उन्हें देने के लिए पर्याप्त जागीरें, राजस्व क्षेत्र नहीं बचीं। इससे मनसबदारी संकट, जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ, जिससे प्रशासन में अस्थिरता आई। मराठा शक्ति का उदय। दक्कन में मुगलों का मुख्य संघर्ष मराठों, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों से था। मुगलों की लगातार उपस्थिति ने मराठा शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय उन्हें एक शक्तिशाली छापामार शक्ति के रूप में संगठित होने का मौका दिया, जो अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। केंद्रीय नियंत्रण में कमी। औरंगजेब का अधिकांश समय दक्षिण में व्यतीत होने से उत्तर भारत में केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, जिससे प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। 5. मुगल सम्राटों की क्या कोई उत्तराधिकारी नीति थी? उत्तराधिकार के मामले ने उनके शासन को कैसे प्रभावित किया था? Did the Mughal emperors have a succession policy? How did the issue of succession affect their rule? उत्तराधिकार नीति। मुगल सम्राटों की कोई निश्चित और सुव्यवस्थित उत्तराधिकार नीति, सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी। वे ज्येष्ठाधिकार प्रिमोजेनेचर के यूरोपीय सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, जहां सबसे बड़े पुत्र को पिता की संपत्ति और सिंहासन विरासत में मिलता है। इसके बजाय वे विरासती संपदा के सह विभाजन की तिमूरी और मंगोल प्रथा में विश्वास करते थे। इसका अर्थ ये था, सत्ता के लिए खुला संघर्ष, वॉर ऑफ सक्सेशन होता था। सम्राट की मृत्यु के बाद सभी राजकुमारों के बीच सिंहासन पर बैठने के लिए युद्ध होता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो राजकुमार अपनी सैन्य शक्ति से जीतता था, वही अगला शासक बनता था। शासन पर प्रभाव। उत्तराधिकार के इस अनिश्चित और हिंसक मामले ने मुगल शासन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया। अस्थिरता और रक्तपात। सम्राट की मृत्यु के बाद लगभग हमेशा गृहयुद्ध की स्थिति बन जाती थी, जिससे साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आती थी और रक्तपात होता था। शक्ति का क्षरण। उत्तराधिकार के युद्धों में धन और सैन्य संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। अमीरों का बढ़ता प्रभाव। सिंहासन के दावेदार राजकुमार अक्सर अमीरों, सरदारों और सेनापतियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें उच्च पद और जागीरें देने का वादा करते थे। इससे अमीरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और वे अक्सर सत्ता के खेल में निर्णायक भूमिका निभाने लगे। साम्राज्य का कमजोर होना। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार के लिए हुए लगातार युद्धों ने प्रशासन को पंगु बना दिया और केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, जो अंततः साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। ये क्लास 7 के इतिहास विषय अध्याय 5 मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर कल्पना करके 100-150 शब्दों में देना है, जैसा कि निर्देश में दिया गया है। क. अगर आप अकबर की तरह भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों वाले देश के सम्राट होते तो आपकी धर्म नीति क्या होती? अगर मैं अकबर की तरह भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों वाले देश का सम्राट होता तो मेरी धर्म नीति सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत पर आधारित होती। मेरी मुख्य प्राथमिकता सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच सद्भाव, सहिष्णुता और आपसी सम्मान सुनिश्चित करना होती। भेदभाव का अंततः मैं धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर या जजिया, को तुरंत समाप्त कर देता ताकि सभी नागरिक समान महसूस करें। धार्मिक स्वतंत्रता।
मैं सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देता, जब तक कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को भंग न करें। सभी धर्मों का सम्मान। मैं सभी धर्मों के विद्वानों, संतों और नेताओं को अपने दरबार में आमंत्रित करता और उनसे संवाद स्थापित करता। इबादत खाना जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करता, जहां धर्मों पर खुली और सम्मानजनक चर्चा हो सके। राज्य की तटस्थता। मैं व्यक्तिगत रूप से एक धर्म का पालन करते हुए भी राज्य को किसी एक धर्म के पक्ष में झुकने से रोकता। राज्य के सभी फैसलों में न्याय और निष्पक्षता को प्राथमिकता देता, न कि धार्मिक पूर्वाग्रहों को। एकता पर जोर। मेरा उद्देश्य धार्मिक मतभेदों के बावजूद देश की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होता। मेरी धर्म नीति का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होता जहां विभिन्न धार्मिक पहचानें एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहें। ख। मान लें कि आप सम्राट औरंगजेब हैं। आप कैसे दक्कन की समस्या का सामना करेंगे? यदि मैं सम्राट औरंगजेब होता तो दक्कन दक्षिण की समस्या का सामना करने के लिए अपनी रणनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करता। मेरी दक्कन नीति का मुख्य लक्ष्य स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता प्राप्त करना होता, न कि केवल सैन्य विजय। कूटनीति को प्राथमिकता। सैन्य बल का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में करता। सबसे पहले मराठा सरदारों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने और उन्हें मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने पर जोर देता। इससे उनकी वफादारी और ऊर्जा का उपयोग मुगल साम्राज्य के लाभ के लिए किया जा सकता था। क्षेत्रीय सहयोग। बीजापुर और गोलकोंडा जैसे दक्कनी सल्तनतों को पूरी तरह से मिलाने के बजाय उन्हें मुगल जागीरदार के रूप में रहने देता, बशर्ते वे नियमित खराज राजस्व देते रहें और मराठों के खिलाफ मुगल सेना का समर्थन करें। प्रशासनिक सुधार। दक्कन में एक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त मुगल प्रशासन स्थापित करता। स्थानीय नेताओं को प्रशासन में अधिक भागीदारी देता ताकि वे मुगल शासन को अपना माने, न कि विदेशी। संसाधनों का संतुलन। दक्कन में लंबे और खर्चीले सैन्य अभियानों में मुगल संसाधनों को अत्यधिक खर्च करने से बचता। दक्कन में खर्च होने वाले समय, धन और जनशक्ति को साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे उत्तर पश्चिम सीमांत और उत्तर भारत के प्रशासन पर केंद्रित करता। रणनीतिक वापसी। यदि पूर्ण विलय संभव न हो तो कुछ अस्थिर क्षेत्रों से रणनीतिक रूप से हटकर एक मजबूत और रक्षात्मक सीमा रेखा स्थापित करता। ये सुनिश्चित करता कि दक्कन की समस्या मुगल साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह से थका न दे। ग। मान लें कि आप 17वीं शताब्दी के एक मराठा मनसबदार हैं। आपकी जागीरदारी की आय कम हो गई है। मुगलों और मराठों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में आप क्या करेंगे और क्यों? यदि मैं 17वीं शताब्दी का एक मराठा मनसबदार होता जिसकी जागीरदारी की आय कम हो गई है और मुगलों मराठों के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो मेरी स्थिति अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण होती। मेरे पास 3 मुख्य विकल्प होते, जिनमें से मैं मराठा पक्ष का समर्थन करने का फैसला करता। मेरा फैसला। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज या उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मराठा पक्ष का समर्थन करने का फैसला करता। कारण। 1। स्वार्थ और आर्थिक लाभ। मेरी जागीरदारी की आय कम हो गई है, जिसका अर्थ है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था अब मेरे लिए उतनी लाभदायक नहीं रही। मराठा साम्राज्य के विस्तार और नई जीती गई जागीरों में मुझे बेहतर जागीर या आय मिलने की संभावना अधिक होती। 2. क्षेत्रीय पहचान और स्वाभिमान। मैं एक मराठा हूं। क्षेत्रीय मराठा पहचान और गौरव, स्वराज्य की भावना मुझे मुगलों की विदेशी शक्ति के बजाय अपने ही लोगों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती। ये कदम मेरे सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाता। 3. स्थायी सुरक्षा। युद्ध के इस दौर में मुगलों के अधीन रहने से मुझे दोनों पक्षों से खतरा होता। मराठा पक्ष का समर्थन करने से मुझे मराठा सेना का संरक्षण मिलता, जो मेरे परिवार और जागीर के लिए लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करता। 4. दबाव और अवसर। मुगलों और मराठों के बीच युद्ध में निर्णायक मोड़ आना तय है। मराठा नेता अक्सर उन सरदारों को उच्च पद और अधिक जागीरें देते थे जो कठिन समय में उनका साथ देते थे। ये मेरे लिए अपनी स्थिति को सुधारने का एक बड़ा अवसर होता। इसलिए मैं अपनी सेना और साधनों के साथ मराठा सेना में शामिल हो जाता, ये जानते हुए कि ये मेरे आर्थिक भविष्य और क्षेत्रीय निष्ठा दोनों के लिए सर्वोत्तम कदम है।